चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैक्टर्स जो पढ़े थे बॉन्ड एंगल के लिए, तीसरा फैक्टर जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था दैट वाज ईएन ऑफ सेंट्रल एटम, और ड्रैगोज रूल तक हमने डिस्कशन कर लिया था ना। तो आप ध्यान रखें, जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है, ये ड्रैगो वाला जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स है ना, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड अगर क्वेश्चन आता तो इनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। हालांकि बॉन्ड एंगल निकालने का तरीका हम लोग पहले ही देख चुके हैं, उससे आपका आंसर आ जाएगा। बट इसमें ध्यान रखें कि इसमें बोला जाता है देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। अब अगला फैक्टर सेंट्रल एटम के बाद है ना, ईएन ऑफ सेंट्रल एटम के बाद जो अगला फैक्टर देखा जाता है दैट इज साइड एटम। देखें इस रिलेशन को, देखें चौथा फैक्टर जो आ रहा है दैट इज साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम मतलब हम साइड एटम की बात करें, कब ये लगेगा? जब इससे पहले वाले सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा? सेम, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, लोन पेयर हो और इक्वल हो। ध्यान रखें, साइड एटम सेंट्रल एटम तभी लगेगा लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर आर प्रेजेंट एंड इक्वल, बॉन्ड पेयर रिपल्शन सेम हो जाए और सेंट्रल एटम जो है वो भी सेम हो जाए। तो अब आपको लास्ट में क्या देखना पड़ेगा बेटा? साइड एटम देखना पड़ेगा। और ध्यान से सुने, जब सब कुछ सेम हो जाता है तो सारा खेल किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ साइड एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईएन ऑफ साइड एटम। ईएन और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते ही है, पर यहां पर साइज और ईएन में से हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? देखो सेंट्रल एटम में हमने प्रायोरिटी किसको दी थी? ईएन को। यहां पर हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? साइज को। ध्यान रखें, जब भी साइड एटम की बात होगी साइज से, क्योंकि इजीली सॉल्व हो जाएगा। ईएन वाला जो ये फैक्टर है ना, ये केवल और केवल किसके लिए लगेगा? फ्लोरीन के लिए। किसके लिए लगेगा? फ्लोरीन। मतलब आपको जो मॉलिक्यूल्स दिए गए कंपेयर करने के लिए, उनमें से बाय चांस, ठीक है ना, जैसे ये एग्जांपल देखें, क्या बाकी सारी चीजें जब हम सॉल्व करेंगे सेम आएगा? क्या यहां साइड एटम में फ्लोरीन है? यस। फ्लोरीन आते ही केवल फ्लोरीन के लिए आप क्या लगाओगे बेटा? ईएन, और बाकी सब के लिए आप क्या देखोगे? साइज। क्यों केवल फ्लोरीन के लिए ईएन देखा गया? बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसीलिए केवल उसके लिए ईएन, बाकी सबको आप साइज से सॉल्व करेंगे। और सुने, साइज, अगर साइड एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? आप समझ सकते हैं, अगर साइड एटम का साइज छोटा है तो रिपल्शन कम होगा, और साइड एटम का साइज बड़ा है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अप्रोच से। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आते ही सबसे पहला काम क्या करा? हाइब्रिडाइजेशन। सभी का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं, दैट विल बी sp3। हाइब्रिडाइजेशन में डी का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं आया है। हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद क्या निकालते हैं? लोन पेयर। बेटा सभी के पास एक एक लोन पेयर है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लोन पेयर इज 1। हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर हैं और इक्वल हैं। अब क्या देखते हैं बेटा? साइड एटम। भाई बॉन्ड पेयर का रिपल्शन आपको देखना है, मैं पहले बता चुका हूं, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो वो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब देखें सेंट्रल एटम पे आगे। सेंट्रल एटम फास्फोरस हर जगह है, सेम है। जब सेंट्रल एटम भी सेम हो गया, अब आप क्या देखोगे? साइड एटम। साइड एटम में क्या फ्लोरीन है? यस। फ्लोरीन के लिए केवल क्या लगेगा? ईएन, और बाकी सब के लिए क्या लगेगा? साइज। हालांकि अगर मैं फ्लोरीन को यहां पर इस एग्जांपल में साइज से सॉल्व कर दूं तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चंस अगर इसके ऊपर बेस्ड आए तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए हम लोग फ्लोरीन देखते ही ईएन लगाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर साइड एटम का जो कि फ्लोरीन है यहां पर ईएन सबसे ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा, मतलब pf3 का बॉन्ड एंगल, फ्लोरीन वाले का बॉन्ड एंगल सबसे कम हो गया। फ्लोरीन को बॉन्ड एंगल से देखा, बाकी तीनों को किससे सॉल्व करेंगे? साइज से। किसका साइज देखना? साइड एटम का। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर साइड एटम का साइज जो है वो बढ़ रहा है, और अगर साइड एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है इनमें बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर आ जाएगा वो कैसा आएगा बेटा? इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, अब देखें, ये तो सेंट्रल साइड इन सब की बात हो गई। लास्ट फैक्टर मैं आपको बार बार बोलते जा रहा था कि सेंट्रल एटम और साइड एटम कब देखना है? जब लोन पेयर हो और इक्वल हो। लेकिन मैंने बोला था लोन पेयर सेम होने की दो बातें हो सकती है, 0 0 0 0 भी सेम है और 1 1 1 2 2 2 3 3 3 भी सेम है। तो ये जो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 वाला केस है, ये तो लोन पेयर है और इक्वल है। इस केस में आपने सेंट्रल और साइड एटम वाले फैक्टर देखे, लेकिन अगर लोन पेयर 0 0 0 होते तो उसके लिए हम लोग एक फैक्टर देखते हैं, दैट फैक्टर इज नोन एज रेगुलर ज्योमेट्री। क्या फैक्टर बोलते हैं बेटा? रेगुलर ज्योमेट्री। अब रेगुलर ज्योमेट्री को अप्लाई कैसे करना है, ध्यान से सुने। रेगुलर ज्योमेट्री, जैसे मान लीजिए 2 या 3 मॉलिक्यूल आपको कंपेयर करने को दिए गए, आप सबसे पहले क्या निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन। मान लीजिए, ठीक है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन और इसका हाइब्रिडाइजेशन, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? सेम। फिर दूसरा फैक्टर आपने क्या निकाला? लोन पेयर। लोन पेयर आ गया 0, लोन पेयर आ गया 0, लोन पेयर आ गया 0।
ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर आर सेम। लेकिन लोन पेयर सेम है तो आप क्या सेंट्रल एटम साइड एटम देखोगे? नहीं, क्योंकि सेंट्रल एटम साइड एटम के लिए लोन पेयर होने चाहिए, यहां लोन पेयर नहीं है। तो जब भी लोन पेयर जीरो आ गया ना, आप सेंट्रल और साइड एटम नहीं दिखेंगे। लोन पेयर जीरो आते ही दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, और दिमाग में क्या बत्ती जलनी चाहिए कि लोन पेयर जीरो होने पर क्या देखा जाएगा? साइड एटम, सेंट्रल एटम या फिर रेगुलर ज्योमेट्री। तो बेटा इन केस ऑफ लोन पेयर जीरो आपको हमेशा क्या चेक करना है? रेगुलर ज्योमेट्री। क्या चेक करना है? रेगुलर ज्योमेट्री। क्या चेक करना है? रेगुलर ज्योमेट्री, क्योंकि सभी में लोन पेयर कितने आ रहे हैं? जीरो। अब सुने, ये मॉलिक्यूल रेगुलर है या नहीं है उसको इससे कंपेयर नहीं करेंगे, इसके विद इन द मॉलिक्यूल, ध्यान रखें, विद इन द मॉलिक्यूल चेक किया जाता है वेदर द मॉलिक्यूल इज रेगुलर और नॉट। अगर लोन पेयर जीरो है तो मॉलिक्यूल रेगुलर हो भी सकता है और मॉलिक्यूल रेगुलर नहीं भी हो सकता है। लेकिन लोन पेयर जीरो आने से एक अप्रोच समझना है कि लोन पेयर जीरो होने पर रेगुलर ज्योमेट्री देखनी है। अब वो रेगुलर है या नहीं है वो किन कंडीशंस पे डिपेंड करता है वो ध्यान दें। पहली बात, विद इन द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को इंडिविजुअली इसको चेक करेंगे, ये रेगुलर है या नहीं है, इसको चेक करेंगे इंडिविजुअली, ये रेगुलर है या नहीं है, इसको चेक करेंगे इंडिविजुअली, ये रेगुलर है या नहीं है, और फिर आपस में एंगल्स को कंपेयर करेंगे। देखें कैसे कंपेयर करते हैं। इफ रेगुलर के लिए क्या क्या कंडीशन? विद इन द मॉलिक्यूल, है ना, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर जीरो हो, लोन पेयर जीरो होते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? रेगुलर। इट मे बी रेगुलर, इट मे नॉट बी रेगुलर। अब ऑल साइड एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल आर सेम। ये जो मॉलिक्यूल है, सपोज ये मॉलिक्यूल आपको क्या दिया? BF3, इसमें लोन पेयर जीरो है, हम जानते हैं, ठीक है। लोन पेयर जीरो होते ही आपको क्या देखना है? ठीक है, साइड एटम देखना है। क्या विद इन द मॉलिक्यूल सारे साइड एटम सेम है? सारे फ्लोरीन 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 ही तो है। यहां मान लीजिए BCl3 लिया, लोन पेयर तो जीरो है, क्या विद इन द मॉलिक्यूल सारे साइड एटम सेम है? यस। इसके साइड एटम और इसके साइड एटम नहीं देखना है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के साइड एटम्स को देखना। तो विद इन द मॉलिक्यूल साइड एटम आर सेम। क्या सारी बॉन्ड लेंथ सेम है? तो आप चेक करेंगे सारी बॉन्ड लेंथ सेम है या नहीं। बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करेगा? बॉन्ड ऑर्डर पे भी डिपेंड करेगा। भाई अगर एक जगह सपोज एक मॉलिक्यूल लिया मैंने C, यहां पर लिया O और यहां पर लिया F, ठीक है, तो अब आप बताओ इसमें मान लो कोई लोन पेयर नहीं है, क्या दोनों साइड एटम सेम है? नहीं, साइड एटम सेम नहीं है। अब साइड एटम सेम होते बाय चांस मान लो यहां O होता और यहां माइनस होता, तो साइड एटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है। साथ ही साथ यहां डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है? क्या बॉन्ड ऑर्डर सेम है? नहीं, बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग होने की वजह से लेंथ में चेंजेस आ सकते हैं। हालांकि इस केस में तो रेजोनेंस लग जाएगा, बट एक एग्जांपल समझाया आपको। तो बॉन्ड लेंथ सेम होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेम है तो बेटा विद इन द मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल सेम होगा, क्योंकि रिपल्शन इक्वल हो जाएगा। बॉन्ड पेयर का रिपल्शन इक्वल हो जाएगा, रिपल्शन इक्वल होगा तो एंगल सेम होंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? रेगुलर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? रेगुलर। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में sp2 है ना, sp3 और sp3d2 आ जाए, और अगर हाइब्रिडाइजेशन में sp3d और sp3d3 आ जाए, तो बेटा याद करो ये sp3d और sp3d3 वो वाले केस थे जहां पर एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होती थी। और क्या एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ आपस में इक्वल होती है? नहीं। तो बेटा रेगुलर होने के लिए बॉन्ड लेंथ भी क्या होनी चाहिए? सेम। तो यहां पर विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगी। इसीलिए अगर हाइब्रिडाइजेशन में sp3d या sp3d3 आया तो आप बिना कुछ सोचे समझे बोल सकते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन रखने वाले मॉलिक्यूल्स रेगुलर नहीं होंगे। भले उनमें लोन पेयर जीरो हो, साइड एटम सेम हो, लेकिन इनकी लेंथ अलग होगी, इसलिए दे आर ऑलवेज इररेगुलर। जबकि ये वाले जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर इनमें ये सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो ये रेगुलर, अदरवाइज ये भी क्या हो जाएंगे? इररेगुलर। चलिए चेक करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने आया, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, ध्यान से सुने। BF3, BCl3, BBr3, BI3, ठीक है। सबसे पहले काम बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आते क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। सभी का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं। sp2 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 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया। बेटा हाइब्रिडाइजेशन में आप देखें अभी तक डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद क्या चेक करते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर जब आप निकालेंगे, देखें इधर ध्यान से, जब आप लोन पेयर निकालेंगे तो बेटा इसमें लोन पेयर 0 0 0 0। लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर है या नहीं है? नहीं है। अगर लोन पेयर होता और इक्वल होता तो मैं सेंट्रल एटम साइड एटम पे जाता, लेकिन लोन पेयर जीरो आते ही दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। और दिमाग में क्या बत्ती जलनी चाहिए? रेगुलर ज्योमेट्री। और रेगुलर ज्योमेट्री सबका साथ में चेक करेंगे या इंडिविजुअल विद इन द मॉलिक्यूल चेक करेंगे? विद इन द मॉलिक्यूल। अब आपका फोकस केवल इस मॉलिक्यूल पे होगा, सबको ऐसे एक एक करके चेक करेंगे। ध्यान से समझना, BF3 स्ट्रक्चर बना रहा हूं,
बोरॉन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये बना दिया स्ट्रक्चर बेटा। अब आप देखो लोन पेयर जीरो, लोन पेयर जीरो होने से क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल में देखो तीन टाइप के रिपल्शन पड़े थे, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। क्या यहां पर कोई लोन पेयर रिपल्शन होगा? नहीं, क्योंकि वो तो है ही नहीं। क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा? नहीं, सिर्फ एक ही टाइप का रिपल्शन है इस मॉलिक्यूल में, दैट इज बॉन्ड पेयर रिपल्शन। एक बात बताओ, क्या बोरॉन फ्लोरीन का ये बॉन्ड, बोरॉन फ्लोरीन का ये बॉन्ड और बोरॉन फ्लोरीन का ये बॉन्ड, क्या तीनों बॉन्ड आइडेंटिकल हैं या नहीं है? तीनों की लेंथ सेम होगी, क्योंकि बीएफ और बीएफ का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है। बेटा जब यहां पर केवल बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, तो जितना ये बॉन्ड इसको रिपेल करेगा, ध्यान से समझना, उतना ही ये बॉन्ड इसको रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों सेम है, और उतना ही ये बॉन्ड इसको रिपेल करेगा। तीनों बॉन्ड पेयर का रिपल्शन अगर बराबर है तो बेटा तीनों का sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर तीनों का आपस में रिपल्शन बराबर है तो क्या तीनों एंगल भी बराबर होंगे? यस। और sp2 में अगर तीनों एंगल आइडियली इक्वल आ जाए या एक्चुअल कंडीशन में आ जाए तो वो बॉन्ड एंगल कितने का निकल के आता है? 120 डिग्री। मतलब दिस इज ऑल्सो 120, दिस इज ऑल्सो 120, दिस इज ऑल्सो 120, मतलब यहां पर बॉन्ड एंगल भी क्या हो गया? इक्वल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर लोन पेयर ना हो, सारे साइड एटम विद इन द मॉलिक्यूल सेम हो, बॉन्ड लेंथ इक्वल हो, बॉन्ड एंगल इक्वल हो, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? रेगुलर। तो ये मॉलिक्यूल रेगुलर है या इररेगुलर है, ये पहला क्वेश्चन हो सकता है। तो दिस इज अ रेगुलर मॉलिक्यूल। इसका एंगल निकाल लिया, अब ऐसे ही इसका एंगल निकालें, इसका एंगल निकालें, इसका एंगल निकालें, और फिर आपस में बॉन्ड एंगल कंपेयर कर लें कि बराबर है, कम है, ज्यादा है। आप BCl3 BBr3 ट्राई करेंगे, मैं Bi3 आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात आपने देख लिया हाइब्रिडाइजेशन में कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया, हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद आपने क्या देखा? लोन पेयर जीरो आया। लोन पेयर जीरो आते ही सेंट्रल एटम, साइड एटम या रेगुलर ज्योमेट्री तो दिमाग में आना चाहिए, रेगुलर ज्योमेट्री। अब रेगुलर ज्योमेट्री में देखिए क्या विद इन द मॉलिक्यूल, इसका इससे कंपैरिजन नहीं करना, सिर्फ Bi3 को देखिए, क्या विद इन द मॉलिक्यूल ऑल साइड एटम आर सेम? यस। दूसरी बात, Bi का जो बॉन्ड यहां है सिंगल है, Bi का बॉन्ड सिंगल है, Bi का बॉन्ड सिंगल है, क्या तीनों बॉन्ड की लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर सिंगल 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 इक्वल है या नहीं है? अब एक बात बताओ, यहां पर कोई लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, कोई लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं है, क्योंकि लोन पेयर तो है ही नहीं। तो यहां सिर्फ क्या लग रहा है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बेटा जितना ये बॉन्ड इसको रिपेल करेगा उतना ही ये बॉन्ड इसको रिपेल करेगा, उतना ही ये बॉन्ड इसको रिपेल करेगा। तीनों का रिपल्शन बराबर, अगर रिपल्शन बराबर तो एंगल भी बराबर। तो बेटा ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp2 के अगर आइडियल कंडीशन में एंगल इक्वल होते हैं तो वो एंगल कितने निकल के आते हैं? 120। ये मॉलिक्यूल कैसा निकल जाएगा? रेगुलर। अब आप ये भी रेगुलर, इसका एंगल आपने निकाल लिया, इसका एंगल आपने निकाल लिया। अब कंपेयर कर लें, इसका एंगल कितना आ रहा था? 120, इसका एंगल कितना आ रहा था? 120। मतलब इन सभी को जब आप सॉल्व करेंगे तो सबका एंगल कितना निकल के आएगा? 120। और इसीलिए सबके बॉन्ड एंगल आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? इक्वल। चेक करें अगला केस। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल के जो फैक्टर्स हैं, टाइप्स हैं, वो हमने समझ लिया, उस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं आपको। देखिए, कंपेयर बॉन्ड एंगल्स इन PBr4+ SiF4 NH4+। बॉन्ड एंगल का एग्जाम में क्वेश्चन आते ही सबसे पहला काम हाइब्रिडाइजेशन। चलिए सॉल्व कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाले बेटा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन H=4 sp3, इसका भी H=4 sp3, इसका भी बॉन्ड है ना sp3, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा H=4। क्या हाइब्रिडाइजेशन में डी इन्वॉल्व है? नहीं है। ठीक है, मतलब आप फैक्टर से सॉल्व करेंगे। अब एक बात समझे, स्ट्रक्चर वाइज समझे। हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद क्या देखते हैं? लोन पेयर इज 0 0 0। हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, लेकिन लोन पेयर है या नहीं है? नहीं है। लोन पेयर 0 होने पे दिमाग में कौन सी बत्ती जलनी चाहिए? रेगुलर ज्योमेट्री सबको एक साथ या इंडिविजुअली? केवल पहले PBr4+ को देखें। स्ट्रक्चर से बता रहा हूं ताकि समझना आसान रहे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में PBr है ना, और PBr4+, ठीक है ना। फास्फोरस पे हमने ले लिया प्लस, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करें, रेगुलर है या नहीं है। बेटा हाइब्रिडाइजेशन जो भी है sp3d और sp3d3 होता तो मैं डायरेक्टली इरेगुलर बोल देता, लेकिन sp3 है। लोन पेयर 0। क्या विद इन द मॉलिक्यूल ऑल साइड एटम आर सेम? तो यस, विद इन द मॉलिक्यूल या स्पीशीज ऑल साइड एटम आर सेम।
सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर होगी, सिंगल 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 बॉन्ड है, मतलब जितना ये इसको रिपेल करेगा उतना ये इसको, उतना ये इसको, उतना इसको, सबका रिपल्शन एक दूसरे पे बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बराबर। और बेटा sp3 में अगर सारे बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बराबर है तो सारे एंगल भी तो बराबर होंगे। और इस केस में हम जानते हैं कि sp3 में अगर सारे एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल का वैल्यू कितना आता है 109.5। तो मतलब इसके बॉन्ड एंगल, सारे बॉन्ड एंगल इक्विवेलेंट होंगे और कितने होंगे 109.5। मतलब दिस स्पीशीज इज रेगुलर। SiF4 सिमिलरली सॉल्व करें, देखें सिलिकॉन के साथ कितने फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है, हाइब्रिडाइजेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इस सिर्फ SiF4 पे ध्यान दें, क्या विद इन द मॉलिक्यूल ऑल साइड एटम आर सेम? यस, अगर ऑल साइड एटम आर सेम तो बेटा सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जितना ये इसको रिपेल करेगा उतना ये इसको, उतना ये इसको, उतना ये इसको, सारे रिपल्शन बराबर, सारे एंगल बराबर। और sp3 में सारे एंगल बराबर, तो बेटा एंगल कितने का आएगा 109.5। NH4 प्लस पे आ जाएं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3 H H H H, इस पे आ गया प्लस। आप देखिए विद इन द मॉलिक्यूल लोन पेयर 0, ऑल साइड एटम आर सेम, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बेटा सबका रिपल्शन आपस में एक दूसरे पे बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, रिपल्शन इक्वल एंगल इक्वल। बेटा एंगल इक्वल तो सारे एंगल कितने के आएंगे 109.5 डिग्री, तीनों रेगुलर है रेगुलर है रेगुलर है। अब आप आपस में एंगल कंपेयर कर लें, इसका एंगल 109.5 डिग्री, इसका एंगल 109.5 डिग्री एंड इसका एंगल भी 109.5 डिग्री, मतलब इन सभी के एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। चलिए क्लियर कर रहा हूं इसको, नेक्स्ट केस देखते हैं। अगला एग्जांपल ध्यान से सुने, टाइप्स समझा रहा हूं, ठीक है। इसका रिजल्ट पता है आपको, रिजल्ट क्या आ गया, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब अगला केस देखें, इन सल्फेट आयन डिटरमाइन द नंबर ऑफ 109.5 डिग्री एंगल्स। अब ध्यान से सुनना है ना, इसमें कुछ कंडीशन, कुछ नई चीज हम लोग समझेंगे। सल्फेट का स्ट्रक्चर बना दूं पहले बेटा, हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे सल्फेट का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, है ना, sp3 के हिसाब से टेट्राहेड्रल बनेगा। तो आप जानते हैं कि सल्फेट में टेट्राहेड्रल ऐसा बनेगा, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और 2 O- सिंगल सिंगल बॉन्ड से। अब देखो इसमें चेक करना है 109.5 डिग्री के कितने एंगल्स हैं, ऑप्शंस आपको दिए हुए बेटा। sp3 में आइडियल कंडीशन में सारे एंगल कितने के होते हैं 109.5 डिग्री के। तो आइडियली इस एंगल को, सारे एंगल को कितना होना था 109.5 डिग्री। क्या यहां पर कोई लोन पेयर है? नहीं। अगर लोन पेयर 0 है तो दिमाग में क्या आना चाहिए, रेगुलर ज्योमेट्री। लेकिन रेगुलर है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे, तो उसको देखें, क्या ऑल साइड एटम आर सेम? यस, है ना, हर जगह साइड एटम सेम दिख रहे हैं, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। लेकिन क्या सारे बॉन्ड ऑर्डर सेम है? नहीं, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है। तो अब आप खुद सोचो कि क्या इन सब का रिपल्शन आपस में सेम होगा या अलग अलग होगा? तो ऑब्वियसली अलग होगा। कैसे अलग होगा, ध्यान से सुने, डबल बॉन्ड का रिपल्शन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन, है ना, यहां भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन, ये दोनों एक जैसे होंगे। और यहां सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन। हम जानते हैं डबल का रिपल्शन बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, तो ये एंगल सबसे बड़ा हो जाएगा। होना कितना चाहिए था 109.5, लेकिन 109.5 से बड़ा हो जाएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा, 109.5 से बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, डबल सिंगल, तो ये भी 109.5 से बड़े एंगल दिखेंगे आपको, है ना। इसके कंपैरिजन में ये एंगल थोड़ा सा छोटा होगा, पर 109.5 से ज्यादा। और ये एंगल तो 109.5 से सबसे कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि यहां सिंगल सिंगल का रिपल्शन है, जो वीक है उसे एडजस्ट होना पड़ेगा। ऐसा आ गया। इसका मतलब कोई भी एंगल अगर रेगुलर होता, सारे एंगल बराबर होते, तो बेटा 109.5 के कितने एंगल होने चाहिए थे 6, लेकिन यहां पर कोई भी एंगल बराबर है ही नहीं, या 109 का नहीं होगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए बेटा, 0, है ना। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जब ये क्वेश्चन आता है तो जनरली स्टूडेंट इसका आंसर क्या लगा देते हैं, 0, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान से सुनना, नया कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा था आपको क्या आता है। इस स्पीशीज को देखें, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सल्फेट की। ध्यान से सुनना, सल्फेट की बात हो रही है। क्या सल्फेट ऑक्सी एनायन है या नहीं है? क्या सल्फेट ऑक्सी एनायन है या नहीं है? है। जब भी ऑक्सी एनायन आएगा, ध्यान से सुन ले, जब भी ऑक्सी एनायन आएगा, बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन हो, बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन हो, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ऑक्सी एनायन के लिए, आपको हमेशा लगाना पड़ेगा रेजोनेंस। क्या लगाना पड़ेगा? रेजोनेंस। याद करें, हाइब्रिडाइजेशन के लास्ट में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो ऑक्सी एनायन दिखते ही दिमाग में सीधे सीधे एक घंटी बजनी चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, घंटी क्या है बेटा, रेजोनेंस की। आप इसका रेजोनेंस
निकाले, है ना। तो ऑक्सी एनायंस के लिए आपको रेजोनेटिंग, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। याद करें, इसके लिए हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था 1 प्लस पाई बाय सिग्मा, मैंने आपको बताया था 1 प्लस पाई बाय सिग्मा आपको बताया था, और उससे इसका बॉन्ड ऑर्डर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 1.5। इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फर और ऑक्सीजन में यहां पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहां आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो एक्चुअल में इसमें सल्फेट में ना कहीं डबल बॉन्ड है ना कहीं सिंगल बॉन्ड है, यहां हर सल्फर ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड मिलेगा 1.5 का मतलब है ये बॉन्ड कैसा बनेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बना रहे sp3 के हिसाब से ऐसा बना, 4 ऑक्सीजन, कहीं पर भी ना डबल बॉन्ड है ना कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, एक्चुअल में हर जगह 1.5 बॉन्ड है ना, 1.5 बॉन्ड या पार्शियल डबल बॉन्ड बोल सकते हैं। और इस पूरे स्पीशीज पर कितना चार्ज आ गया -2, या ये -2 भी हम सबके ऊपर डिवाइड कर सकते थे, -1/2 -1/2 ड्यू टू रेजोनेंस। तो ध्यान रखें, ऑक्सी एनायन दिखते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। कौन सी घंटी बजनी चाहिए, रेजोनेंस की। और जो रेजोनेंस का हाइब्रिड बना उससे आप आंसर दोगे, और उससे आंसर कैसा आएगा। देखिए अब एक बात देखो, इस मॉलिक्यूल को देखो, लोन पेयर जीरो होते ही दिमाग में क्या आना चाहिए था, रेगुलर ज्योमेट्री। चेक करिए रेगुलर है या नहीं है। पहले आपको यह दिख रहा था कि कहीं डबल बॉन्ड है कहीं सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। ऑल साइड एटम आर सेम, ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर कैसा बॉन्ड है 1.5, यहां कैसा बॉन्ड है 1.5, यहां कैसा बॉन्ड है 1.5, यहां कैसा बॉन्ड है 1.5। चारों बॉन्ड सेम है। जितना ये इसको रिपेल करेगा उतना ही ये इसको, उतना ही ये इसको, उतना ही ये इसको। अगर हर जगह रिपल्शन बराबर है तो क्या हर जगह एंगल बराबर होगा, यस। और बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर सारे रिपल्शन बराबर है, सारे एंगल बराबर हैं, तो एंगल कितने का होगा 109.5। इसीलिए सल्फेट आयन के जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो ना तो 1095 से ज्यादा 109.5 से कम नहीं होते। सल्फेट आयन के एंगल्स एग्जैक्टली 109.5 होते हैं। और याद करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर 109.5 के एग्जैक्ट एंगल्स देखते हैं तो वो एंगल्स कितने होते हैं 6। याद रखना है ना, 2D में देखोगे तो कितने एंगल दिखेंगे 4 दिखेंगे, बट ये 3D स्ट्रक्चर है तो इसमें नंबर ऑफ 109.5 डिग्री एंगल्स कितने आ जाएंगे 6। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑक्सी एनायन आते दिमाग में क्या आना चाहिए, रेजोनेंस। चलिए अगला केस, बॉन्ड एंगल कंपेयर करना, फॉस्फेट सल्फेट परक्लोरेट। फिर से सुने, क्या ये ऑक्सी एनायन है या नहीं है। इन केस ऑफ ऑक्सी एनायन आपको क्या लगाना पड़ेगा, रेजोनेंस का यूज करना पड़ेगा। रेजोनेंस का यूज करें तो देखिए फॉस्फेट में अगर मैं नॉर्मली स्ट्रक्चर बनाता है ना, सबसे पहले तो आप बॉन्ड एंगल का केस देखेंगे तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सबके पास लोन पेयर 0 है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर नहीं है, मतलब दिमाग में क्या आना चाहिए, रेगुलर ज्योमेट्री। अब रेगुलर ज्योमेट्री कैसे है या नहीं है वो हम लोग निकाल रहे हैं, चेक करिए। ये इनके इनिशियली जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ये स्ट्रक्चर बन के आते हैं इनके, ठीक है। बट क्या ये ऑक्सी एनायन है, यस। क्या ये ऑक्सी एनायन है, यस। क्या ये ऑक्सी एनायन है, यस। ऑक्सी एनायन आते ही क्या लगाना है बेटा, रेजोनेंस। और रेजोनेंस से हम लोग क्या निकालेंगे, इनके बॉन्ड ऑर्डर। क्योंकि आपको देखने में यहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, यहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा बॉन्ड ऑर्डर में वो देखिए, 1 प्लस पाई बाय सिग्मा। 1 प्लस पाई बाय सिग्मा जब आप लगाएंगे तो बेटा 1 प्लस पाई बॉन्ड कितना है 1 और सिग्मा कितना है 4, 1 प्लस 1/4। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटा 1.25। इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला 1.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा दैट इज 1.75। रेगुलर ज्योमेट्री सबको एक साथ देखते हैं या इंडिविजुअली देखते हैं, इंडिविजुअली देखते हैं। केवल इसका कंडीशन देखो तो बेटा इसका स्ट्रक्चर जो लास्ट बनेगा फास्फोरस के साथ, कितने ऑक्सीजन है बेटा 4, ठीक है। और जो चार्ज है रेजोनेंस का वो मैं यहां लगा दे रहा हूं ऊपर। क्या यहां पर कहीं पर डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है या हर जगह 1.25 बॉन्ड है बेटा, 1.25 है। 1.25 होने का मतलब एक बॉन्ड पूरा और दूसरा बॉन्ड कैसा होगा पार्शियल, दूसरा बॉन्ड कैसा होगा पार्शियल, दूसरा बॉन्ड कैसा होगा पार्शियल और दूसरा बॉन्ड कैसा होगा पार्शियल। सिमिलरली यहां देखिए सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन, ये हम प्रीवियस केस पढ़ ही चुके हैं तो वो एज इट इज यहां पर लिख दे रहा हूं मैं -2। बॉन्ड ऑर्डर हर जगह कितना है, कहीं पर भी डबल या सिंगल नहीं है, हर जगह 1.5 मतलब 1.5 बॉन्ड 1.5 बॉन्ड 1.5 बॉन्ड एंड 1.5 बॉन्ड आ जाएगा यहां पर। एंड सिमिलरली परक्लोरेट को देखें, परक्लोरेट आयन बोलते हैं इसको, Cl के साथ 4 ऑक्सीजन है बेटा, चार्ज आ गया -1। एक बॉन्ड तो पूरा है
है ना। पर दूसरा बॉन्ड कैसा है बेटा, पार्शियल, तो ये पार्शियल बॉन्ड को इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। अब देखें इसको चेक करिए रेगुलर है या नहीं। रेगुलर की कंडीशन क्या है, क्योंकि लोन पेयर जीरो होने से आपको रेगुलर ज्योमेट्री माइंड में आना चाहिए। रेगुलर है, ऑक्सी एनायन है तो रेजोनेंस लगाया। अब बेटा ये हाइब्रिड जो बना उसको देखें, क्या चारों साइड एटम सेम है, यस। विद इन द मॉलिक्यूल देखना, उससे मतलब नहीं है, विद इन द मॉलिक्यूल सारे साइड एटम सेम। 1.25 बॉन्ड, 1.25 1.25 1.25 सारे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है, तो आपस में रिपल्शन इक्वल। और sp3 में अगर रिपल्शन इक्वल है, sp3 में अगर रिपल्शन इक्वल है तो सारे एंगल बराबर होंगे। और बताइए sp3 के अगर सारे एंगल बराबर है तो एंगल का आइडियल वैल्यू क्या आएगा, 109.5। सिमिलरली सल्फेट हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में देख चुके हैं, 109.5, ठीक है ना। अब इसको देखें, कहीं पर डबल कहीं पर सिंगल नहीं है, हर जगह कैसा बॉन्ड है, 1.75। बेटे यहां भी 1.75 1.75 1.75 1.75। तो बेटा जितना ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सेम है, उतना ही ये इसको रिपेल करेगा, उतना ही ये इसको रिपेल करेगा, उतना ही ये इसको रिपेल करेगा। और बेटा रिपल्शन सेम है। हाइब्रिडेशन कौन सा था, sp3। sp3 में सारे रिपल्शन बराबर तो सारे एंगल बराबर। और बेटा sp3 में अगर सारे एंगल बराबर है तो एंगल कितने का आएगा, 109.5। ये भी रेगुलर, ये भी रेगुलर, ये भी रेगुलर। अब आपस में एंगल कंपेयर करो, 109.5 109.5 109.5, मतलब आपका आंसर क्या आ गया कि सभी के बॉन्ड एंगल इक्वल है। ध्यान रखें बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है पर उससे एंगल पे इफेक्ट नहीं आ रहा, उससे लेंथ पे इफेक्ट आएगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बट एंगल्स यहां पर इक्वल आ रहे हैं। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NO2 प्लस NO2 माइनस, ठीक है ना। नाइट्रोनियम आयन दे रखा है, NO2 नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड और नाइट्राइट आयन आपको दे रखा है। ध्यान से सुने इस केस को, देखो बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए मैं यहां पर ऊपर से सॉल्व कर दे रहा हूं। सबसे पहले आप निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp, है ना। निकाल के देख चुके हैं हम लोग, पहले भी निकाल चुके हैं। इसका जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। कौन सा स्पीशीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन। 2.5 3.5 वाला राउंड ऑफ करते थे, हायर वैल्यू लोअर वैल्यू पे, साइड एटम का EN ज्यादा हायर वैल्यू पे राउंड ऑफ होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2, है ना। और इसका हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली आप निकालेंगे sp2 आएगा, केवल ये ऑड इलेक्ट्रॉन था। अब आप देखो क्या तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है या अलग है, बेटा अलग है। इसका हाइब्रिडाइजेशन अलग है और बाकी दो का सेम है। जिसका हाइब्रिडाइजेशन, इसके H की वैल्यू क्या है 2 और इनके H की वैल्यू एग्जैक्टली तो 2.5 थी, जिसको बाद में हमने कन्वर्ट कर दिया 3 में, और इसको 3 है। जिसका हाइब्रिडाइजेशन कम, H की वैल्यू कम, उसका एंगल ज्यादा। इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल आएगा बिना कुछ सोचे समझे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वो आप ये लगा सकते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, NO2 प्लस का इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। तो इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, ये सबसे ज्यादा। पर बचे हुए दो का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब H का वैल्यू क्या हो गया, सेम, ठीक है। H का वैल्यू सेम होने के बाद दूसरा पॉइंट क्या देखना होता है, लोन पेयर। अब स्ट्रक्चर बना रहा हूं ताकि समझना थोड़ा सा आसान रहे। यहां डबल बॉन्ड, याद करें इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला लोन पेयर होता था, ठीक है। NO2 माइनस का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। एक पूरा लोन पेयर आएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा और ये सिंगल बॉन्ड आएगा। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर पे आते हैं। बेटा लोन पेयर है या नहीं है। लोन पेयर नहीं होता तो मैं रेगुलर ज्योमेट्री पे जाता, पर लोन पेयर है। क्या दोनों में एक एक लोन पेयर दिख रहा है, देखने के लिए बोलने के लिए हम बोल सकते हैं एक एक लोन पेयर है, लेकिन एक्चुअल में यहां क्या है बेटा, आधा लोन पेयर है, और यहां क्या है बेटा, पूरा लोन पेयर है। अब एक बात बताओ, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में से ज्यादा पावरफुल कौन होता है, लोन पेयर। तो ज्यादा इफेक्ट किसका आएगा, लोन पेयर के रिपल्शन का आएगा। ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, है ना, और ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा। ध्यान से देखें। अब आप बताओ कौन से लोन पेयर का रिपल्शन पावरफुल होगा, समझ में आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, तो इसका रिपल्शन ज्यादा पावरफुल होगा। तो यहां पर लगने वाला जो लोन पेयर वाला रिपल्शन है वो पावरफुल है, रिपल्शन पावरफुल है। तो ये पास आएंगे या दूर जाएंगे, पास आ जाएंगे। पास आएंगे तो ये वाला एंगल कम मिलेगा, और इसका रिपल्शन याद करो पावरफुल होगा, इसके कंपैरिजन में इसका रिपल्शन वीक होगा। वीक होगा तो जब इसका रिपल्शन वीक है, कम है, तो बेटा ये पास आएंगे या थोड़े दूर रहेंगे, दूर रहेंगे। इसका मतलब है यहां का बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा, ज्यादा। और याद करें वैसे भी NO2 का बॉन्ड एंगल आपको बताया था 134 डिग्री होता था, है ना। तो अब देखो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, इसका बॉन्ड एंगल कम। इसका मतलब है यहां पर जब आप ऑर्डर बनाएंगे तो बेटा
NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और NO2 माइनस का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। इसमें आप चाहते तो ये ऑक्सी एनायन है ना, इस केस को देखें, ये ऑक्सी एनायन नहीं, बट यहां पर भी आप रेजोनेंस लगा सकते हैं। अगर आप रेजोनेंस भी लगाते हो तो बेटा यहां पर ये इन दोनों में जब रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड। यहां पर भी रेजोनेंस होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। बट बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कब देखा जाता है, लोन पेयर के बाद, इसीलिए लोन पेयर का इफेक्ट आएगा, इसीलिए हम बॉन्ड पेयर तक जा ही नहीं रहे, डायरेक्ट आंसर उसी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला केस देखें, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। OCl2 ClO2 ClO2 माइनस, ध्यान से देखें, सबसे पहली बात बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आया, क्या निकाले, हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे, क्या आएगा, sp3, ठीक है ना। स्ट्रक्चर भी देख लें, Cl यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है, ठीक है। sp3 को टेट्राहेड्रल को भी इस तरह से बना दे रहे हैं। ClO2 ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, कैसा स्पीशीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन में इसका H का वैल्यू जब आप निकालोगे 3.5 आएगा, साइड एटम का EN ज्यादा, तो हायर वैल्यू पे राउंड ऑफ कर देंगे, 3.5 को हायर वैल्यू पे राउंड ऑफ किया तो क्या आएगा, 4 का मतलब sp3, बिल्कुल गलत। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसके अंदर याद करें, ये वो वाला केस है 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल के आता है, याद रखें। और ClO2 माइनस की जब मैं बात करूंगा तो हाइब्रिडाइजेशन अगेन इज sp3। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा ClO2 माइनस का। अब देखो, क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेम है, यस, पर sp2 कम है, कोई भी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, तो आप फैक्टर से सॉल्व करेंगे। बेटा sp2 H का वैल्यू कम, बॉन्ड एंगल ज्यादा, इसका मतलब इनमें से ClO2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा तीनों में से ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब बचे हुए जो दो केसेस हैं उनको कैसे सॉल्व करें, तो फैक्टर अप्लाई करें। क्या दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, यस। हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद क्या देखते हैं बेटा, लोन पेयर। इसमें कितने लोन पेयर हैं, 2, और इसमें भी कितने लोन पेयर हैं, 2। लोन पेयर भी सेम है। अगर लोन पेयर 0 होता तो क्या देखता, रेगुलर ज्योमेट्री, बट अभी लोन पेयर है और इक्वल है। अब क्या देखते हैं, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। याद रखें, सेंट्रल एटम से पहले हमेशा बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखेंगे। बेटा सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, देखें इसको कैसा रिपल्शन है, सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। और यहां पर क्या ये ऑक्सी एनायन है, यस। यहां पर क्या लगेगा, रेजोनेंस लगा तो इन दोनों में रेजोनेंस हुआ। यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड। और अभी मैं डबल सिंगल लेके कर दूं, आंसर पे फर्क नहीं आ रहा, इसीलिए मैं अभी यहां पर रेजोनेंस नहीं लगा रखा हूं, ठीक है। तो यहां पर जो रिपल्शन लग रहा है आफ्टर रेजोनेंस अगर आप लगा भी दें, है ना, तो पार्शियल डबल बॉन्ड का रिपल्शन यहां आएगा। अब आप बताओ, सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन और मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा पावरफुल कौन होता है, मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन। अगर ये मल्टीपल बॉन्ड और यहां रेजोनेंस की वजह से जो मल्टीपल बॉन्ड आएगा ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ज्यादा रिपेल करेंगे, तो ये एंगल बड़ा होगा, मतलब यहां पर बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा, ज्यादा। और यहां सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन है तो ये उतना पावरफुल ये नहीं होगा, इसका बॉन्ड एंगल क्या आएगा, कम। इसका मतलब है कि ClO2 माइनस का बॉन्ड एंगल ज्यादा एंड OCl2 का बॉन्ड एंगल उसके कंपैरिजन में क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा। चलिए इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, है ना, टाइप देखते हैं। नेक्स्ट केस OH2, दिस इज नथिंग बट वाटर, H2O है, इसी तरह से लिखा। OF2 एंड OCl2 तीनों में, ठीक है। सेंट्रल एटम आपको जो दिख रहा है वो कौन दिख रहा है बेटा, ऑक्सीजन। सबसे पहला काम क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए sp3 आएगा, H इक्वल टू 4, sp3 आएगा, sp3 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद क्या चेक करेंगे, लोन पेयर 2 2 2। हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर है और इक्वल है। अब आप क्या देखोगे, बॉन्ड पेयर। बेटा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्शन सेम, बॉन्ड पेयर सारे सेम हो गए। अब क्या देखोगे, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सेम। तो स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं ताकि समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। देखिए ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 लोन पेयर है, OF2, ठीक है ना, 2 फ्लोरीन है और 2 लोन पेयर है, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। OCl2 है ना, 2 क्लोरीन है और 2 लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 सभी का, लोन पेयर 2 सभी में है। उसके बाद देखते हैं बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर भी सेम दिख रहा है, सिंगल रिपल्शन है। अब क्या देखते हैं, सेंट्रल एटम। बेटा सेंट्रल एटम भी तीनों में सेम है। सेंट्रल के बाद क्या देखते हैं, साइड एटम में
दो फैक्टर बताए थे, साइज और ईएन। क्या बताए थे? साइज और ईएन। पर याद करो, अगर साइड एटम फ्लोरीन है तो केवल फ्लोरीन के लिए क्या देखते हैं? ईएन, एंड रेस्ट ऑल के लिए क्या देखते हैं? साइज। तो बेटा सेंट्रल एटम, सॉरी साइड एटम का ईएन, फ्लोरीन का ईएन, याद करें फैक्टर जो था, है ना, साइड एटम का, वो ऐसा था कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। किसका साइज? साइड एटम का साइज। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएन। तो अब आप देखो, फ्लोरीन के लिए ईएन लगा रहे, क्या फ्लोरीन का ईएन सबसे ज्यादा है बेटा? यस। अगर ईएन सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा। इसका मतलब इन तीनों में से अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा एंगल किसका आ जाएगा? OF2 का। अब बचे हुए जो दो केसेस हैं, बचे हुए जितने भी केसेस, उसको किससे सॉल्व करेंगे? साइज से। और साइड एटम का साइज अगर बड़ा होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन का साइज बड़ा है, रिपल्शन ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा हो जाएगा। मतलब यहां आ जाएगा H2O, और सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका मिल जाएगा? OCl2 का बॉन्ड एंगल आपको मिल जाएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी जो हमने केस सॉल्व करा उसी टाइप का है, साइड एटम पे डिपेंडेंट है। H2O, CH3OH, OCH3। ठीक है, ये मैं कैप बना रहा हूं यहां पर, जैसा कि आप वेक्टर्स में देखते हैं। ये कैप क्या बता रहा है? सेंट्रल एटम बता रहा है। ऑक्सीजन हर जगह सेंट्रल एटम है। बेटा जब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें, ठीक है, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही बना देता हूं ताकि स्ट्रक्चर से समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सब कुछ उसी से हो जाएगा। ऑक्सीजन H लोन पेयर sp3 हाइब्रिडेशन। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, एक हाइड्रोजन, और एल्काइल ग्रुप सिंगल बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। ऑक्सीजन एल्काइल ग्रुप सिंगल बॉन्ड, एक ही वैलेंसी खाली होती है, CH3 लोन पेयर। ठीक है ना। अब देखो सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है बेटा? sp3 है ना। अभी d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब है आपको किससे सॉल्व करना है? फैक्टर से। हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ। सेकंड फैक्टर क्या देखते हैं? लोन पेयर 2। लोन पेयर 0 होता तो रेगुलर ज्योमेट्री, लोन पेयर है और इक्वल है। अब क्या देखूंगा? बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड पेयर भी क्या दिख रहे हैं बेटा? सेम। अब क्या देखते हैं बॉन्ड पेयर के बाद? तो सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम भी सेम। अब क्या देखते हैं लास्ट में? साइड एटम। साइड एटम में दो बातें अभी हमने करी, एक तो ईएन और एक साइज। क्या किसी के साइड एटम में फ्लोरीन है? नहीं। अगर फ्लोरीन होता तो ईएन, बाकी और कोई भी आए तो साइज। हाइड्रोजन का साइज छोटा, CH3 ग्रुप बड़ा है ना। हाइड्रोजन छोटा, CH3 ग्रुप बड़ा है। अब आप खुद देखो, छोटा रिपल्शन तो आसानी से पास आते हैं क्योंकि लोन पेयर धक्का देगा, साइज छोटा है, पास आ जाएंगे। यहां लोन पेयर धक्का देगा तो एक बड़ा है एक छोटा है, ज्यादा पास नहीं आएंगे। और जब लोन पेयर धक्का देगा, बड़ा है बहुत बड़ा है, तो बेटा ये दोनों ज्यादा पास नहीं आएंगे। इसका मतलब है बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है वो ये एंगल सबसे पास आ जाएंगे, ये थोड़े दूर रहेंगे, और ये साइज बल्कि ग्रुप होने की वजह से बहुत दूर रहेंगे। एक खास बात, ये जो CH3 और CH3 का ये जो एंगल है, ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 111 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? 111। याद करो sp3 के हिसाब से आइडियल एंगल कितना होना चाहिए? 109.5। ऊपर से लोन पेयर रिपेल कर रहा है, तो ये एंगल तो कम होना चाहिए था, मतलब ये 109.5 से कम होना था। लेकिन आप देखो इसका वैल्यू क्या मिल रहा है? 109.5 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि बेटा CH3 को जब आप ब्रांचेस ओपन करोगे ना, तो ये एक बहुत बल्कि ग्रुप आएगा, और बल्कि ग्रुप होने की वजह से जब लोन पेयर इसको रिपेल करता तो उल्टा है ना, ये बड़ा है बहुत, तो ये इसी को रिपेल करके ज्यादा जगह स्पेस ऑक्यूपाई करता, तो ये एंगल बहुत ज्यादा आपको मिलता है। तो दिस इज बॉन्ड एंगल इन गिवन केस। चलिए अगला एग्जांपल देखें। नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट है ना जो आपको समझना है, CO2 एंड XgF2। ध्यान से देखें, सबसे पहले बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है, क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। बेटा इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो H का वैल्यू 2 मतलब sp, इसके लिए H का वैल्यू निकलेगा 5 मतलब sp3d। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या यहां पर d ऑर्बिटल आ गया? यस। यहां d नहीं है लेकिन यहां d है। जब भी डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, आपको फैक्टर नहीं देखना है, आपको स्ट्रक्चर से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? स्ट्रक्चर से। क्यों स्ट्रक्चर से सॉल्व करना है, फैक्टर से नहीं करना है? ध्यान समझे, अगर मैं यहां फैक्टर लगाता तो बेटा जिसके H की वैल्यू ज्यादा है ना, पहला फैक्टर, जिसके H की वैल्यू ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। मतलब अगर मैं फैक्टर लगाता तो फैक्टर से ये ऑर्डर आता, लेकिन आप देखेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑर्डर ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसीलिए हम जब भी डी ऑर्बिटल आ जाए तो हम फैक्टर नहीं लगाएंगे, हम सीधे स्ट्रक्चर बना लेते हैं और स्ट्रक्चर से सॉल्व करेंगे। क्या होगा? sp है ना, CO2 का स्ट्रक्चर, आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सबको पता है ऐसा बनता है। XgF2 sp3d
sp3d याद करिए, sp3d का स्ट्रक्चर बनता है नॉर्मल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये ट्राइगोनल है, ये तीनों पोजीशन कौन सी है? इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है। और F2, ठीक है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, ये एक्सियल और ये ब्लैक कलर से एक्सियल। और याद करें 3 लोन पेयर आएंगे बेटा यहां पर। कितने लोन पेयर आएंगे? 3। और याद करें कि sp3d में लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, और बची हुई 2 पोजीशन जो है एक्सियल, उस पे कौन आएंगे? दोनों फ्लोरीन, ठीक है। अब आप खुद जानते हैं कि तीनों लोन पेयर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते थे, और ये जो स्ट्रक्चर बनता था कैसा बनता था? लीनियर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखो ये जो एंगल है XEF का है ना, F XEF का, तो ये जो F XEF का जो एंगल बन रहा है, ये एंगल एग्जैक्टली बनता है 180 का, और ये एंगल भी कितने का बनता है? 180 का। मतलब यहां पर जब एंगल कंपेयर करने को आएगा तो दोनों का एंगल अलग नहीं है, दोनों का एंगल बराबर है, 180 डिग्री का एंगल है। और अगर आप फैक्टर से सॉल्व करते तो मैंने बताया था कि इसका एंगल कम बनता है, इसका एंगल ज्यादा बनता है। इसीलिए जब भी डी ऑर्बिटल आ जाए आप हमेशा स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि डी ऑर्बिटल में प्रॉब्लम क्या है कि यहां बहुत सारे एंगल होते हैं। इक्वेटोरियल का एंगल होता है, इक्वेटोरियल एक्सियल का एंगल होता है, एक्सियल का एंगल होता है। तो जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कौन सा एंगल कंपेयर करना है वो आपको समझ में आ जाएगा, और इससे आपका आंसर हमेशा करेक्ट निकलेंगे, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें CO2 और SF4 बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आते ही सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, H का वैल्यू 2, sp3d है, H का वैल्यू 5। अगेन क्या यहां d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है? यस। d आते ही स्ट्रक्चर पे आ जाए, फैक्टर भूल जाए, सीधे स्ट्रक्चर बना ले। CO2 आई होप सबको पता है ऐसा बनेगा। SF4 है ना, sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये ट्राइगोनल पोजीशन हो गई। और बाय पिरामिडल को हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, ये प्लेन से बाहर और ये प्लेन से अंदर। अब देखें इसमें एक लोन पेयर आएगा, और याद करिए sp3d में लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आता है, तो इसमें या इसमें से किसी एक जगह आ सकता था, बना दिया। यहां आएगा फ्लोरीन, यहां आएगा फ्लोरीन, यहां पर भी आएगा फ्लोरीन, यहां पर भी आएगा फ्लोरीन। वैसे ये एग्जैक्टली लीनियर होना चाहिए था, बट ये लोन पेयर जब रिपेल करेगा, ये लोन पेयर रिपेल करेगा, ये लोन पेयर रिपेल करेगा, तो ये सीधा नहीं रहेगा, ये अंदर की तरफ झुकेगा। और अंदर की तरफ झुकेगा तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, याद करें है ना, ये स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी बना भी चुके हैं, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेंट हो जाएगा ऐसा इधर अंदर की तरफ। तो ये फ्लोरीन जो है दोनों, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन थोड़े से टिल्टेड रहेंगे। अब सुनिए, इसमें इसका एंगल तो आपको पता है 180 डिग्री। अब इसमें कौन कौन से एंगल बन सकते हैं? इसमें एक तो इक्वेटोरियल का एंगल बन सकता है। ये एंगल वैसे कितना होना था? आइडियली 120, बट ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन ये लेस देन 120 हो जाता है ना, 120 से लेस हो जाता है। तो अगर आपको बोलता कि इक्वेटोरियल सल्फर का एंगल कंपेयर कर दो 180 120, तो ये ज्यादा होता है, ये कम होता है। दूसरा इसमें कौन सा एंगल बन सकता है? इक्वेटोरियल और एक्सियल का। ये एंगल वैसे स्ट्रेट होता है, एक्चुअल 3D में इमेजिन करें तो 90 डिग्री होता, बट ड्यू टू रिपल्शन ये पास आ गए, एंगल हो गया लेस देन 90 डिग्री से कम, तो भी इसका एंगल ज्यादा है। और तीसरा एक्सियल और एक्सियल का एंगल, जो स्ट्रेट होते तो 180 होते, पर अब ये स्ट्रेट नहीं है, तो ये एंगल 180 से कम हो जाता है, तो दिस एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। तीनों कंडीशन में आप देखो तो इसका एंगल बड़ा है और उसका एंगल कम है। हालांकि एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, आपको लिख के देगा, और सपोज मैं लिख के दे रहा हूं यहां पर मैक्सिमम वाला जो एंगल है उसके हिसाब से कि F एक्सियल सल्फर और F एक्सियल का एंगल आपको कंपेयर करना है SF4 में। तो आप देख सकते हैं ये एंगल आएगा 180 से कम, ये वाला एंगल 180 से कम, और ये एंगल 180, तो करेक्ट आंसर विल बी CO2 इज हैविंग ग्रेटर बॉन्ड एंगल। चलिए अगला केस ले रहे हैं। इन COF2 हाउ मेनी एंगल्स ऑफ 120 डिग्री? देखें COF2 कार्बन, ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन। सेंट्रल एटम पहचाने पहले तो इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन बना सकता है? कार्बन, तो वही वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेगा। जब आप COF2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे तो COF2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन H का वैल्यू 3 आएगा, दैट इज sp2। दूसरी बात, अकेला इंडिविजुअल मॉलिक्यूल sp2 के लिए लोन पेयर देखें, लोन पेयर क्या है बेटा? 0। लोन पेयर 0 आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? रेगुलर ज्योमेट्री। क्या रेगुलर ज्योमेट्री की पहली कंडीशन? ऑल साइड एटम मस्ट बी सेम विद इन द मॉलिक्यूल। क्या सारे साइड एटम सेम है? नहीं, इसका मतलब ये रेगुलर नहीं होगा, दिस मॉलिक्यूल इज इररेगुलर। ठीक है, अब इररेगुलर में एक बात समझो, क्या यहां कोई लोन पेयर है? नहीं। अगर लोन पेयर होता तो लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है ना होते, लेकिन अब यहां सिर्फ बॉन्ड पेयर है। ठीक है, sp2 की आइडियल कंडीशन में एंगल सारे कितने होने चाहिए थे? 120 के। उसी के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन
क्योंकि यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखो, क्या सारे बॉन्ड पेयर सेम है या अलग है? अलग है बेटा, सिंगल सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है यहां, या डबल सिंगल है। तो आइडियली ये तीनों एंगल बराबर होने चाहिए थे, बट आप बताओ क्या तीनों रिपल्शन में से कोई पावरफुल और कोई वीक होगा? यस, ये वाला जो रिपल्शन है और ये वाला सेम टाइप के रिपल्शन है दोनों, ये पावरफुल होंगे। पावरफुल होंगे तो अगर ये 120 होना था तो ये ज्यादा रिपेल करेगा तो ये दोनों पास आ जाएंगे। पास आएंगे तो ये वाला एंगल आपको मिलेगा मोर देन, आइडियल से बढ़ जाएगा, मतलब 120 से ज्यादा, ये भी ज्यादा रिपेल करेगा, तो दिस विल बी मोर देन 120। और ये वाला जो 120 होना चाहिए था, इस रिपल्शन की वजह से पास आएगा तो ये एंगल हो जाएगा लेस देन 120। तो इसका मतलब है 120 डिग्री के यहां पर जो एंगल्स आपको देखने को मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? 0। हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के सारे एंगल क्या होने चाहिए? 120, बट डिस्टॉर्शन की वजह से यहां पर कोई भी एंगल 120 का नहीं होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे क्योंकि इनकी कंडीशन सेम है, ठीक है, और ये वाला एंगल हो जाएगा लेस देन 120। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, COF2, COCl2, COBr2, इसमें एंगल कंपेयर करना है। अभी COF2 मैंने आपको बताया भी था, सेम कंडीशन है, सबका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2, सिर्फ साइड एटम में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आ रहा है। स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाए। COF2 का स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा, सेम COCl2 का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, और सेम COBr2 का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। अब इसमें कौन से एंगल कंपेयर करें? इसमें दो टाइप के एंगल हो सकते हैं बेटा, है ना, हैलोजन कार्बन हैलोजन, हैलोजन कार्बन हैलोजन, हैलोजन कार्बन हैलोजन। हैलोजन कार्बन हैलोजन के एंगल को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं यहां पर? ठीक है, XCX एंगल। और एक हो सकता है ऑक्सीजन कार्बन हैलोजन, ऑक्सीजन कार्बन हैलोजन, ऑक्सीजन कार्बन हैलोजन। तो एक OCX एंगल में बोल दे रहा हूं यहां पर। अब सुने ध्यान से, सबसे पहली बात, क्या ये रेगुलर है? तो नहीं, ऑल साइड एटम आर नॉट सेम। क्या ये रेगुलर है? नहीं। क्या ये रेगुलर है? नहीं। अब एंगल चेक करें बेटा, लोन पेयर तो है नहीं, सिर्फ एक ही टाइप का रिपल्शन लगेगा विद इन द मॉलिक्यूल। देखें बॉन्ड पेयर तो बेटा ये वाले जो एंगल होंगे ये ज्यादा रिपेल करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है, और ये पास आ जाएंगे। सेम ये ज्यादा रिपेल करेगा, पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, और ये ज्यादा रिपेल करेगा, और इनको क्या होना पड़ेगा? पास आना पड़ेगा, पास आना पड़ेगा, पास आना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। इस एंगल को मैं बोल रहा हूं अल्फा, इस एंगल को मैं बोल रहा हूं बीटा, और इस एंगल को मैं बोल रहा हूं गामा, है ना। पहला इफेक्ट इसी पे आएगा, जो वीक है उसको एडजस्ट होना पड़ेगा। अब सुनो, फ्लोरीन का साइज क्या है बेटा? छोटा, क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा, और ब्रोमीन का साइज और बड़ा। अब आप खुद बताओ, सब जगह ऑक्सीजन है, रिपेल कर रहा है डबल बॉन्ड, ये पास आएंगे, ये पास आएंगे, ये पास आएंगे, लेकिन आप खुद बताओ सबसे ज्यादा क्लोज एडजस्ट कौन हो जाएगा? ये एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि इसका साइज छोटा है। ये थोड़े पास नहीं आएंगे क्योंकि साइज ज्यादा है, और ये बिल्कुल पास नहीं आना चाहेगा, दूर रहेगा क्योंकि एंगल यहां पर इनका साइज बड़ा है। तो अब आप खुद बताओ, अगर XCX में अल्फा, बीटा और गामा को कंपेयर करें तो बेटा सबसे बड़ा एंगल कौन मिलेगा? गामा, ठीक है। अब आप सुनो, ये बहुत पास आ गए, है ना। इस एंगल को बोल रहा हूं X डिग्री, इस एंगल को बोल रहा हूं Y डिग्री, इस एंगल को बोल रहा हूं Z डिग्री। X, Y, Z को कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान से देखें। जब ये बहुत पास आ जाएगा तो क्या ये वाला एंगल बहुत ज्यादा खुल जाएगा बेटा? यस। ये थोड़े कम पास आए तो ये एंगल कम, और ये बहुत कम पास आए, दूर रहे, तो ये एंगल सबसे छोटा। तो बेटा ये एंगल जो कंपैरिजन करेंगे वो क्या आ जाएगा? X, Y और Z की कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसके ऊपर, द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, है ना। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना sp2 और ps3, ड्रैगो रूल, है ना, नो हाइब्रिडाइजेशन। इसका बॉन्ड एंगल तो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री आ जाएगा। bcl3, इसके लिए जब आप सॉल्व करेंगे, ये रेगुलर ज्योमेट्री है बेटा, और sp2 में अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, ये आंसर होगा। sp3d में भी इक्वेटोरियल का एंगल 120 होता है, बट यहां पर है लोन पेयर, और लोन पेयर के कारण इसका शेप टी शेप बनता था, और टी शेप जब मैंने टेबल बताया था आपको तो मैंने बोला था यहां पर एंगल लेस देन 120 होता है। और NCl3 sp3 है, sp3 का आइडियल एंगल 109.5 होता है, बट एक लोन पेयर है, लोन पेयर जब रिपेल करेगा पिरामिडल शेप तो ये एंगल लेस देन 109.5 बनेगा। तो एग्जैक्ट जो आंसर है आपका वो होगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना बेटा। अब एक लास्ट पॉइंट इस पे और डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस पढ़ा था, उसी से रिलेटेड एक पॉइंट है। बट आज जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में याद करें, हमने ड्रैगो रूल पढ़ा था। ड्रैगो रूल क्या बोलता था कि जब सेंट्रल एटम
कहां का हो, थर्ड पीरियड और मोर, है ना, थर्ड पीरियड और मोर। और जब साइड एटम हो ऐसा जिसका EN क्या हो, जिसका EN क्या हो, लेस देन 2.5, है ना, जो कि मेनली कौन था, हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप देखो ये भी आज जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं ना, इसमें आपको साइड एटम में नॉन एग्जिस्टेंस में कौन दिख रहा है बेटा, हाइड्रोजन, और यहां पर कौन दिख रहा है, फ्लोरीन, यही है ना। तो इसमें कंडीशन सेम है। अब देखो फास्फोरस जो है, जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3d। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो क्या आएगा, sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो क्या आएगा, sp3d3। और इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालो तो क्या आएगा, sp3d। अब देखिए क्या है ना, अभी ये H वाले भूल गए, सिर्फ जो मैंने सर्कल करे उनको देखिए। क्या इन सभी के हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है बेटा, हो रहा है। और d ऑर्बिटल इन्वॉल्व तब होगा, सेंट्रल एटम देखो, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, जेनॉन, क्या सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड और उससे ज्यादा का है या नहीं है? तो सेकंड पीरियड के पास तो वैसे भी डी नहीं होता। तो अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का है और उसको डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कराना है हाइब्रिडाइजेशन में, तो बेटा ये तभी हो सकता है जब साइड एटम का, किसका, साइड एटम का EN 2.5 और मोर हो। आप देखो इन सारे केसेस में फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इवन PCl5 बन जाता है ना, ऐसे HCl6 बन तो सकता था इस कॉन्सेप्ट से, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नहीं बन पा रहा। तो आप देखो अगर हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व कराना है थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा के साथ बॉन्डिंग में, तो आपके साइड एटम का EN क्या होना चाहिए, 2.5 या उससे ज्यादा। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर साइड एटम का EN ज्यादा है ना, तो बेटा सेंट्रल एटम पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और साइड पे क्या आएगा, डेल्टा माइनस। और सेंट्रल एटम पे ध्यान सुनना, जैसे मैं सल्फर की बात कर दूं तो सल्फर का ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है। क्या हाइब्रिडाइजेशन में आपको इंटरमिक्सिंग करानी होती है? यस, है ना। S और P तो बिल्कुल पास पास है, तो मिक्सिंग आसान है। लेकिन S, P और D, मतलब S और D, P और D तो पास दिख रहे, पर S और D को अगर मिक्स कराना है तो बेटा इनको पास लाएंगे तो मिक्सिंग आसान हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी का गैप कम हो जाएगा, और दूर चले जाएंगे तो एनर्जी का गैप बढ़ जाएगा, है ना। तो अब आप देखो सल्फर है, SF6 में सल्फर पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब कैटायन, याद करो साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, तो बेटा प्लस चार्ज आने साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा होगा तो ये पास आ जाएंगे, पास हो जाएंगे तो मिक्सिंग क्या हो जाएगी बेटा, आसान। ठीक है, लेकिन अगर मैं SH6 की बात करूं तो हाइड्रोजन का EN 2.5 से कम है, और हाइड्रोजन का EN 2.5 से कम है, तो बेटा यहां पर इसको देखो, S पे आएगा माइनस और H पे आएगा प्लस। इसका मतलब है जब सल्फर पे डेल्टा माइनस आएगा तो बेटा ये तीनों पास आ जाएंगे या दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। क्यों दूर हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाएगा, शेल बढ़ जाएगा, शेल का साइज बढ़ेगा, सब शेल ऑर्बिटल दूर चले जाएंगे। ये तो फिर भी एडजेसेंट हैं, तो मिक्स हो जाएंगे, S और P यूज में आ जाएंगे, लेकिन ये बहुत दूर चला जाएगा, और बहुत दूर जाने की वजह से ये मिक्स नहीं हो पाता। तो ध्यान रखें, अगर थर्ड पीरियड, है ना, मैं एक बार ये सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखें, अगर थर्ड पीरियड और उससे ज्यादा का सेंट्रल एटम है और उसको डी ऑर्बिटल यूज कराना है, इन सब में डी ऑर्बिटल यूज आ रहा था, तो उसे डी ऑर्बिटल यूज कराने के लिए ऐसा साइड एटम चाहिए जिसका EN 2.5 या ज्यादा हो। ठीक है, इनको देखें, अगर ये, वैसे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना, पर अगर मान लो ये एग्जिस्ट करते और आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते तो क्या आता, sp3d। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता, sp3d2, जो इनके लिए आए हैं वही आते, sp3d3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता, sp3d। क्या यहां पर भी सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड और उससे ज्यादा का है? यस, ठीक है। थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा के सेंट्रल एटम को अगर डी को इन्वॉल्व कराना है बॉन्डिंग में, डी को इन्वॉल्व कराना है बॉन्डिंग में, तो बेटा साइड एटम यहां कौन है, हाइड्रोजन। साइड एटम का EN क्या होना चाहिए, 2.5 से ज्यादा। क्या हाइड्रोजन का EN 2.5 से ज्यादा है? तो नहीं, इट इज लेस देन 2.5, मतलब यहां पर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होंगे। S और P तो हो जाएंगे क्योंकि पास है, पर डी दूर चला जाता है तो डी यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करता। सेंट्रल एटम पे,
है ना, साइड एटम का ईएन अगर इससे ज्यादा है 2.5 या उससे ज्यादा है तो सेंट्रल पे आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव से साइज छोटा होगा, कॉन्ट्रैक्शन, तो इसे बोलते हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, और डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। यहां पर साइड एटम का ईएन कम और सेंट्रल का ईएन ज्यादा है तो सेंट्रल पे आएगा माइनस, माइनस की वजह से दूर चले जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ या एक्सपांशन हो गया, एक्सपांशन, तो इनमें डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, इस वजह से डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते। अब सुने, तो इनके एग्जिस्ट नहीं करने का रीजन दैट इज ईएन, है ना, ऑफ साइड एटम। दूसरी बात, PH3 SH2 HI, अगर आप इनके हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो sp3 आएगा, sp3 आएगा, इसका तो कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि डायटोमिक है। इनमें डी का यूज नहीं है, हाइड्रोजन है यहां पर भी, साइड एटम का ईएन जैसे यहां 2.5 से कम है, यहां भी 2.5 से कम है, लेकिन यहां डी का यूज नहीं हो रहा है और यहां डी का यूज हो रहा है, डी का यूज नहीं होगा हाइड्रोजन के साथ, यहां डी का यूज है ही नहीं, तो ये एग्जिस्ट कर जाएंगे। और याद करो, वैसे भी इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं था, इसमें ड्रैगो लगा था, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ था, इसमें प्योर p ऑर्बिटल से बॉन्ड बना था, इनकी बॉन्डिंग में आपने डी का यूज नहीं किया है। तो जब भी सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का हो और डी को यूज करना है, एस और पी के यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं, डी को यूज करना है तो साइड एटम का ईएन 2.5 या उससे ज्यादा। अगर साइड एटम का ईएन 2.5 से कम हुआ तो आप इस तरह के केसेस में थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा के सेंट्रल एटम के साथ कभी भी डी को इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसे स्पीशीज क्या रहेंगे बेटा, एग्जिस्ट नहीं करेंगे।